हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। यानी कि आज जो हम बात करेंगे, यानी कि हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, ठीक है। तो अभी तक जो हमारी 6 जो क्लासेस हैं, यानी कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें यूपी पुलिस की, तो हमारी जो टोटल 6 क्लास हैं वो कंप्लीट हो गई। आज ये जो है हमारी 7वीं क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हमने सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो आज ये हमारी 7वीं क्लास है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन हैं वो जो भी एग्जाम होते हैं वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू जो होता है वो एग्जाम के लिए मस्ट होता है। उससे ही आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करने के बहुत प्रयास कीजिए आप सब लोग, क्योंकि जितना आपका पीवाईक्यू जितना स्ट्रांग होगा उतनी कमांड आपको एग्जाम में अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो पीवाईक्यू जो है हमेशा सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए हमारा श्रृंखला जो है कि हम अभी तक हमारी 6 जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई। आज हमारी जो 7वीं क्लास है, तो हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मस्ट है एग्जाम के लिए। जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि अभी तक जो है हमने जो 6ठी क्लास करा दी। अब ये जो मेरी है 7वीं क्लास, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये उसके क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो 2013 में जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस के, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन कौन सा, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है, ठीक है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, ठीक है। यानी कि टोटल जो है इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इग्लू जो है वो इग्लू क्या है, ठीक है। इग्लू है वो इग्लू क्या है, ठीक है। अब इग्लू क्या है, अब इसमें ऑप्शन है कि ये इग्लू जैसे कालाहारी वनवासियों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पाला गया एक प्रकार का पशु है, या बर्फ के आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक एस्किमो होता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है इसमें या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन दे रखे। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि ये जो है बर्फ के आकार का, ठीक है, बर्फ के आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्सोमा जो है वो रहते हैं, ठीक। जो ऑप्शन नंबर है वो 3 जो है वो सही है। यानी इग्लू क्या है, तो इग्लू ही वो है कि बर्फ के आकार का घर या झोपड़ी जैसे जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्कोमो रहते हैं उसे क्या इग्लू कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। यानी कि जो प्रच्छन्न छिपी है बेरोजगारी का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन जैसे कि लेन देन की लागत में वृद्धि होना, या बाजार में लेन देन की जो क्षमता है वो कम होना, या कुल उत्पादन में क्या है गिरावट होना, या अनुपयोगी यानी कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होना। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अनुपयोगी जो कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें क्या है वृद्धि होगी, ठीक है। तो लेन देन तो छिपी यानी कि प्रसन्न जो छिपी रोजगारी का जो परिणाम होता है वो होता है कि अनुपयोगी कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें क्या है वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी हमारी जो चंबल नदी है वो किस राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखें इसमें तो ऑप्शन जैसे कि ए चंबल नदी है तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, या ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो टोटल जो इसमें है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर बात करें तो जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर क्या है वो बहती है। तो ये जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है वो सही होगा, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत का वर्णन किया है वह कौन है। ठीक है, यानी कि वह इतालवी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मकता विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है। ठीक है, तो इतालवी यात्री था एक जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत एक प्रशंसक वाचक उसने किया था। तो इसमें अगर हम देखें यानी कि मार्को पोलो या निकालो कंठी या बारबोसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो निकालो कंठी जो था वो इतालवी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मकता एक विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका जो सही होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का जो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, यानी अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का जो एकीकरण था वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखें तो वो किसके द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, अगर हम देखें इसमें ऑप्शन जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद देखें जो सबसे रियासती यानी एकीकरण में जो सबसे अच्छी जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो रियासतों का जो एकीकरण था वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है यानी कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कथकली नृत्य है वो पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो अगर हम ऑप्शन देखें यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये टोटल जो हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो कथकली जो नृत्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से जो है संबंधित है। ठीक है, किससे, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। ठीक, यानी कि जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि ऑप्शन जो है टोटल इसमें 4 हैं, जैसे कि नालंदा, प्रयागराज, कन्नौज या थानेसर। ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी ये इसमें पूछा जा रहा है। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कहाँ पे, कन्नौज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया था। ठीक है, यानी कि बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। तो यानी कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो दिया था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है वो कैसे किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर है अगर हम स्मृति का मापन करें तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें यानी वोल्ट के द्वारा या एम्पियर के द्वारा या बीट्स के द्वारा या ओम्स के द्वारा। तो टोटल जो इसमें है 4 ऑप्शन है। तो कंप्यूटर की स्मृति का अगर हम मापन देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कंप्यूटर स्मृति का जो मापन है वो बीट्स के द्वारा जो है वो मापन जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कौन सा था। ठीक है यानी कि अंतरिक्ष में जो भेजा गया था भारत का प्रथम उपग्रह वो कौन सा उपग्रह था। अब हम देखते हैं इसमें जो है यानी कि भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, अप्पल, ये टोटल जो है हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का पहला प्रथम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म किस प्रकार की सैल रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के सैल हैं जो उसमें पाए जाते हैं। अगर हम देखें ऑप्शन की तो अग्रय सैल, परतदार सैल, रूपांतरित सैल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जीवाश्म किस प्रकार के सैल पाए जाते हैं तो जो इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि इसमें जो सैल हैं ठीक है वो टोटल जो है वो रूपांतरित सैल जो है वो क्या है पाए जाते हैं। ठीक, किस प्रकार के सैल, रूपांतरित सैल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी गैस जो है वो पाई जाती है। अब हम देखते हैं अगर ऑप्शन देखें तो यानी कि
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। टोटल इसमें जो है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? यानी कि ऐसी कौन सी हवा है जो वर्ष में 2 बार जो है अपनी हवा जो है अपनी दिशा जो है वो परिवर्तित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी जो हवा है वर्ष में सिर्फ अपनी दिशा 2 बार परिवर्तित करती है। अगर हम देखें, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा। ठीक है, तो टोटल जो इसमें ऑप्शन है वो टोटल ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो जो मानसून हवा होती है हमारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि जो हमारी मानसून हवा है वो वर्ष में 2 बार जो है, ठीक है, वर्ष में 2 बार जो है वो अपनी दिशा को क्या है परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मानसून हवा जो है हमारी ये वर्ष में 2 बार जो है अपनी दिशा को क्या है परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा का उत्पत्ति कारण जो है वो उत्पत्ति का कारण क्या है? यानी कि हमारा जो ज्वार भाटा है अगर इस देखें तो इसका उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, ये इसका ज्वार भाटा को उत्पत्ति कारण देख, तो अगर हम ऑप्शन देखें, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण हुआ, या ध्रुवीवच वायु भार के कारण हुआ, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ, या अनियतिवर्ती हवाओं के कारण हुआ। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हैं 4 ऑप्शन। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्वार भाटा का जो उत्पत्ति कारण जो कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ज्वार भाटा का उत्पत्ति कारण हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, गोभी, कलाकारी, कलाहारी, आटा, कामा, सहारा क्या है? ठीक है, यानी कि गोभी, कलाहारी, आटा, कामा, सहारा, ये जो हैं ये टोटल जो हैं कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हैं, ये चारों जो हैं ये क्या है? ठीक है, ये चारों हैं ये क्या हैं? ठीक, कौन से? गोभी, कलाहारी, आटा, कामा, सहारा, ये जो 4 हैं ये क्या हैं? तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो 2, यानी कि ये जो हैं चारों ये हैं मारू स्थल हैं। ठीक है, ये क्या है चारों? तो ये चारों जो हैं ये मारू स्थल क्या है? गोभी, कालाहारी, आटा, कामा, सहारा, ये क्या है? ये चारों जो हमारे हैं ये मारू स्थल हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि देखते हैं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो कौन से थे? ठीक है, यानी कि जो हमारा जैन धर्म है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें जो 23वें तीर्थकार थे वो कौन थे? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो कौन थे? तो अगर हम ऑप्शन देखें, यानी कि ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन जो टोटल है इसमें कितने, 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो थे कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, कौन से थे 23? वो थे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती? ठीक है, यानी इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो इसमें ऐसी कौन सी नदी है चारों में से जो डेल्टा का निर्माण जो है वो नहीं करती है? ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जैसे कि गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। ठीक है, तो डेल्टा का जो निर्माण है वो है, ठीक है, डेल्टा का अगर निर्माण देखें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का जो है वो निर्माण नहीं करती है। ठीक है, गंगा करती है, कावेरी करती है, ठीक है, महानदी करती है, कावेरी करती है और गंगा करती है, लेकिन ये जो नर्मदा नदी है ये क्या है? डेल्टा का जो निर्माण है वो नहीं करती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी है डेल्टा का जो निर्माण है वो नहीं करती है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक, यानी कि एशियाई जो खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है? ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें तो ML वत्सम्मा, PT ऊषा या कमलजीत संधू या के मल्लेश्वरी। ठीक, तो टोटल जो ऑप्शन है इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे कि
टोटल ऑप्शन 4 हैं। तो अगर हम देखें तो स्वर्ण पदक यानी कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें स्वर्ण पदक जो जीतने वाली जो महिला थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी कि जो पीटी ऊषा जी थी, इन्होंने क्या किया कि एशियाई खेलों में जो 400 मीटर की जो दौड़ थी उन्होंने क्या किया, ये दौड़ को कंप्लीट किया। तो ये क्या है, इनको स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, कौन बनी, वो है पीटी ऊषा जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास आता है। ठीक, ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन हो गया। ठीक, यानी कि हमारा जो नीलकंठ है उसमें कौन सा समास आता है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन यानी कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्म धारय समास। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर की बात तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि नीलकंठ जो है, नीलकंठ में जो बहुब्रीहि समास जो है वो समास जो है वो आता है हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है वो भारत की कितनी प्रतिशत है। यानी कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है वो हमारा जो भारत देश है उसका कितना प्रतिशत जो हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश कुल आबादी जो है भारत की आबादी का कितना % जो हिस्सा है वो माना जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे कि 16.4, 23.22, 11.1 या 13.2। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो टोटल ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश कुल आबादी की जो संख्या है भारत का हिस्सेदारी में कितना है, तो वो है ऑप्शन नंबर कितना 1, यानी कि जो है 16.4% जो है वो हमारा भारत की आबादी का 16.4% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो कितना है 16.4। ठीक है, 16.4% जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 16.4% जो है वो उत्तर प्रदेश कुल आबादी का हिस्सा जो भारत में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये आज की जो क्लास थी हमारी हिंदी की 8वीं जो क्लास थी, सॉरी पीओ की यानी प्रीवियस को जो क्वेश्चन पेपर की जो क्लास थी ये 7वीं क्लास थी। तो आज की जो क्लास है वो फाइनली कंप्लीट हो गई। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं हम हमेशा कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ये क्लास कैसी लगी, आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।